हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर की कुछ वीडियो और बनाई थी, जिसमें अभी तक हमने इस चैप्टर में कई टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज के सेशन में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टॉपिक 6.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारी क्लास 6 से 12 की सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को, टॉपिक 6.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, हम कुछ टाइम पहले एक जर्नी पे गए थे, जहां पे हमने अलग अलग टाइप की हैबिटेट्स और कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्कस किया था। In activity 1, we listed objects, plants and surroundings found in the different surroundings. जो हमने इससे पहले एक्टिविटी 1 की थी, हमने उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट किया था, प्लांट्स को और एनिमल्स को जो अलग अलग सराउंडिंग्स में मिलते हैं, अलग अलग हैबिटेट्स में मिलते हैं, हमने उन्हें अलग अलग करके लिस्ट किया था। ठीक है, सपोज वी स्टॉप ए वाइल एंड थिंक सच विच एग्जांपल्स इन आवर लिस्ट आर लिविंग। अगर हम रुक जाएं और ये सोचे कि जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें कौन से एग्जांपल्स हमारे लिविंग थे, सोच के देखिए आप। लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम फॉरेस्ट से सोचने की कोशिश करते हैं। तो ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, soil, water, air, dry leaves and dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. अब इन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बोल दिए कि आपको फॉरेस्ट में इस टाइप के जो ऑर्गेन्स हैं या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेन्स हैं, आपको इस टाइप के देखने के लिए मिलेंगे वहां पे। ठीक है, तो आपने हो सकता है लिस्ट में यही सब ऑर्गेन्स वगैरह लिखे हों। विच ऑफ दीज आर लिविंग। अब आप इनमें से ये देखिए कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल लिविंग है। Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. और ये भी सोचिए कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं इस समय, और कौन सा लिविंग है और नॉन लिविंग है। इन सम केसेस इट इज इजी फॉर अस टू नो। कुछ केसेस में ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए समझना, लेकिन कई बार हम थोड़े मुश्किल में भी पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। ठीक है, अब इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है कि हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि चेयर और टेबल, वो अलाइव नहीं है, वो जिंदा नहीं है। लेकिन जो पहेली है, ठीक है, सो पहेली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड क्लियर। ठीक है, अब जो पहेली है वो इस पोयम को एक बार पढ़ रही थी, जो नॉनसेंस पोयम है बिल्कुल पूरी तरीके से, जिसे किसी एडवर्ड क्लियर ने लिखा था। तो देखिए, आपको यहाँ पर पोयम दिखाई गई है। You can hardly to be aware how I suffer from the heat. आप हार्डली ही जान सकते हैं कि हीट से मैंने किस तरीके से सफर किया है। ठीक है, मतलब इस तरीके से इसमें कई सारी एक पूरी की पूरी नॉनसेंस राइम है, ये आपको खुद से पढ़नी है, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये बस आपको मैंने बता दिया है कि ये पोयम एडवर्ड जेनर ने लिखी है और पूरी की पूरी नॉनसेंस टॉक थी जो उन्होंने लिखी थी। Payne and Bujo found the poem was funny because they knew that a chair or table is not alive and cannot be talk or walk. ठीक है, तो इन्होंने पूरी की पूरी नॉनसेंस टॉक लिखी थी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो चेयर और टेबल है वो टॉक कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं, जबकि वो अलाइव नहीं है, वो ऐसे रियल में कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने इसे बिल्कुल की पूरी, इसे क्या कहा है, फुलिश राइम कहा है, मतलब नॉनसेंस राइम। ठीक है, चेयर, टेबल, स्टोन और एक कॉइन आर नॉट अलाइव। अब देखिए, जो चेयर, टेबल, स्टोन है और कॉइन्स है, ये अलाइव नहीं होते। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव, और हम इसी तरीके से जानते हैं कि हम लोग अलाइव हैं। सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जितने भी पीपल हैं क्या वो सारे अलाइव हैं? यस, वो सारे अलाइव हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। हम अपने आसपास कई सारे एनिमल्स देखते हैं जो पूरी की पूरी फुल ऑफ लाइफ होते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, मंकी। हर एक एनिमल क्या होता है, अलाइव ही होता है, जिंदा तो होता ही है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग। लेकिन हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कोई चीज लिविंग है? ऑफन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा इजी नहीं होता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसे डिसाइड करना।
वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक ए डॉग और पिजन। हम जानते हैं, हमने सुना भी है, हमने बुक्स में भी पढ़ा है कि प्लांट्स क्या है, अलाइव है, लेकिन वो मूव नहीं करते एनिमल्स की तरह और ह्यूमंस की तरह। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ए कार और ए बस कैन मूव, स्टिल वी कंसीडर देम एज नॉन लिविंग। जबकि कार और बस जो है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन हम तब भी उन्हें नॉन लिविंग मांगते हैं। तो उसके भी अलग अलग रीजंस हैं। Plants and animals appear to grow in size with time, but then at times clouds in the sky also seem to grow in size. प्लांट्स एनिमल्स लिविंग है और वो ग्रो करते हुए हमें दिखाई देते हैं साइज में टाइम के साथ। हम उससे पता लगा लेते हैं वो लिविंग है। लेकिन क्लाउड्स भी तो हैं, क्लाउड्स भी तो नॉन लिविंग होकर लेकिन वो ग्रो करते हैं और बड़े हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो वो लिविंग क्यों नहीं है? तो हम डायरेक्ट इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी चीज लिविंग है कौन सी नहीं है। नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? किस तरीके से कोई पीपल या कोई भी ह्यूमन किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? Do living things have some common characteristics that make them very different from non-living? अब देखिए, क्या लिविंग थिंग्स के पास कोई ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हर लिविंग थिंग के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उसे नॉन लिविंग से चेंज बना देते हैं? देखते हैं। यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग। हम खुद एक वंडरफुल एग्जाम्पल है लिविंग बींग के, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी बहुत बड़े उसमें आते हैं, लिविंग बींग्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का। What characteristics do you have which make you different from non-living things? अब आप ये सोचिए कि आप में ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको नॉन लिविंग थिंग से अदर मतलब अलग बना देते हैं। लिस्ट ए फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए नोटबुक। आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी नोटबुक में उतारिए। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड। आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, उन पर नजर मारिए और फिर उन्हें मार्क कर लीजिए जिन्हें आपने लिस्ट में देखा है। विच में भी ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स और एनिमल, जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर perhaps common to all living things। और आपको इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे मिलेंगे जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो देख लेते हैं हम इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो आपकी बुक में एक एक करके जिन्हें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, डू ऑल ऑर्गेन्स नीड फूड? क्या हर ऑर्गेन्स को फूड की नीड होती है अपने सर्वाइवल के लिए? Earlier, we have learned that all living things that need food and how essential it is to animals and to us। हमने पहले पढ़ रखा है कि सभी ऑर्गेन्स को फूड की नीड होती है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेन्स हैं, और उन्हें एनिमल्स को भी और हमें भी, दोनों को ही किसकी नीड होती है, फूड की नीड होती है अपने सर्वाइवल के लिए। We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis। हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खुद का फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर द फूड। जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो मेनली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड जो होता है उन्हें एनर्जी देता है काम करने की, जो उन्हें ग्रो करने के लिए नीड होती है। Organs also need energy for other life processes that go on inside them। और जितनी भी ऑर्गेन्स है उन्हें एनर्जी की नीड होती है अपनी और लाइफ प्रोसेस के लिए जो उनके बॉडी में होती है, जो उनके अंदर होती हैं। तो देखिए, आपको ये पता चलता है कि फूड तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, अब एक चीज और आती है, डू ऑल ऑर्गेन्स नीड शो ग्रोथ? अब देखिए, जितनी भी ऑर्गेन्स है क्या वो ग्रोथ को शो करते हैं, क्या सब में ग्रोथ होती है? इसे भी देख लेते हैं। Does the कुर्ता you had 4 years back still fit you? जो कुर्ता आपने 4 साल पहले खरीदा था, आप उसे नोटिस कीजिएगा। अगर आपने कोई कुर्ता या बॉयज ने पैंट्स वगैरह खरीदी हो तो क्या वो आपकी अभी भी आती हैं? यू कैन नॉट बियर इट एनी मोर। आप उस सेम जींस उस या सेम कुर्ते को, ठीक है, आप उसे नाउ मतलब करंट टाइम में वियर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी जो बॉडी की फिटनेस है, मतलब आपकी बॉडी की शेप है वो चेंज हो चुकी है, और जो आपका कुर्ता है वो उसी शेप का है। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। आप इसे आप अपने जो आप टीनेज वगैरह में होंगे, आपकी जो एज होगी उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करने की वजह से क्या हो रहा है, आप टॉल हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, लेकिन आपके जो कुर्ता है वो तो उसी साइज का रहेगा।
You may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult. आपको ये रियलाइज होगा नहीं, लेकिन आप जानते हैं, मतलब आपको पता होगा कि आप टाइम टू टाइम ग्रो कर रहे हैं। आपको रियलाइज भले ही ना हो रहा हो, लेकिन आप ग्रो हो रहे हैं टाइम टू टाइम, और कुछ सालों बाद ही आप क्या बन जाएंगे, एक एडल्ट बन जाएंगे। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट। जो यंग वंस होते हैं एनिमल्स के, वो भी एडल्ट्स में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, यू विल श्योरली हैव नोटिस पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स। आपने पप्स को भी देखा होगा जब वो एडल्ट्स में बदल जाते हैं। ए चिक हैज फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू हेड और कॉक। आपने देखा होगा जो चिक होती है वो भी एग में से निकली हुई, जो एग में से निकल के चिक आती है वो भी थोड़े टाइम बाद हैन और कॉक में बदल जाती है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, इसी तरीके से प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी ए फ्यू प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। अब आप एक काम कीजिए, एक एक्टिविटी फिर से आपके लिए, आप अपने चारों तरफ देखिए और प्लांट्स को नोटिस कीजिए। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, some are bigger, they may be they may all be in different stages of growth। कुछ आपको बहुत छोटे मिलेंगे यंग, कुछ आपको यूज कर रहे हो मतलब आपको थोड़े बड़े मिलेंगे, कुछ आपको इतने बड़े मिलेंगे, अलग अलग स्टेजेस में मिलेंगे आपको अपनी लाइफ के। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रो इन साइज। आप देखेंगे कुछ साइज में ग्रो हो रहे होंगे धीरे करके। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन दिखेगी। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें भी ग्रोथ होती है? इसे भी आप खुद बताइए, सोच के कमेंट में आंसर कीजिए। आप खुद बताइए, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी कपड़ों को, प्लास्टिक के आइटम्स को, चेयर को अपने घर पर कभी ग्रो करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेन्स में। अब आता है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, टू ऑल ऑर्गन्स एस्पायर। क्या हर ऑर्गन्स को एस्पायर करने की नीड होती है? इसे भी देख लेते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या हम ब्रीथिंग के बिना रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। जब हम इनहेल करते हैं तब जो एयर है हम उसे बाहर से खींचकर अपने अंदर बॉडी के अंदर लाते हैं। When we breathe out, the air moves from inside our body to outside। और जब ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब जो एयर है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो क्या इन दोनों ही चीजों को, लिविंग ऑर्गन्स इन दोनों ही चीजों के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस का पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में थोड़ी सी जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जो हम ब्रीथ इन करते हैं, वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। और जो हमारी जो ऑक्सीजन यूज होती है उससे बनने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कौन सी गैस को एक्सहेल कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल कर देते हैं इस प्रोसेस में, और उसे ब्रीथ आउट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स एंड कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। अब देखिए, जो ब्रीथिंग होती है उसके भी कई तरीके के मेथड्स होते हैं। कुछ ऑर्गन्स किसी तरीके से ब्रीथिंग करते हैं, कुछ ऑर्गन्स किसी तरीके से। तो अगर हम डॉग्स, काउ, कैट्स, इन सब ऑर्गन्स की बात करें, बफेलोज की, ये सब ह्यूमंस की तरह ही क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। ऑल्सो एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। जब ये रेस्ट कर रहे हो एनिमल्स, अगर आप कर सकें अपनी पेरेंट्स की सेफ्टी से, मतलब सुपरविजन में, तो आप एक बार नोटिस कीजिएगा कि जो उनका एब्डोमेन है वो किस तरीके से मूव करता है। द स्लो मूवमेंट्स इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीथिंग। और आपने देखा होगा जो उनका एब्डोमेन पार्ट होता है, जब भी कोई ब्रीथ करता है तो हर किसी भी एनिमल का एब्डोमेन पार्ट थोड़ा सा मूव करता है। तो अगर आपको उन एनिमल्स का स्लो मूवमेंट, मतलब बहुत हल्के हल्के मूवमेंट से अगर आपको ये लगे कि जो उनका एब्डोमेन पार्ट है वो हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो ब्रीथिंग कर रहे हैं। रेस्पिरेशन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गन्स। रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट आवर बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। और ये ही रेस्पिरेशन की वजह से ही होता है कि हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी को गेन करती है उस फूड में से जो हम खाते हैं। अगर ये आपकी बॉडी रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं करेगी तो हमें एनर्जी भी उस फूड से नहीं मिलेगी। ठीक है, Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases। कई एनिमल्स के पास अलग टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं एक्सचेंज करने के लिए गैसेस की।
विच इज ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो किसका पार्ट होते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो अर्थवॉर्म्स हैं वो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं। फिश हमने पहले ही पढ़ रखा है कि गिल्स के मदद से ब्रीथ करती है ऑक्सीजन को, जो वाटर में डिजोल्व होती है। जो गिल्स होती हैं वो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो वाटर में डिजोल्व होती है उस एयर को। ठीक है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, अब आप खुद बताइए प्लांट्स भी लिविंग है तो क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, जो प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है वो लीव्स की मदद से होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। आपने लीव्स के कभी अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको जो लीव्स हैं उसमें छोटे छोटे से पोर्स दिखाई देंगे। वो पोर्स क्या करते हैं, गैसेस जो होती हैं उन्हीं एक्सचेंज करवाने में मदद करते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, इस तरीके से वो एक्सचेंज करवाने में हेल्प करते हैं। उन्हीं से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनहेल की जाती हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। अब जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस में फूड की प्रिपरेशन करते वक्त प्लांट्स की, वो बहुत ज्यादा होती है उस ऑक्सीजन से जो वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। देखिए देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो रात में रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन लेते हैं, और दिन में वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन जो वो रात में रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा रेस्पिरेशन की प्रोसेस से पहले ही वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर देते हैं। जब ऑक्सीजन की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है उनकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस से बहुत ज्यादा, तो उन्हें किस चीज में हेल्प मिलती है, जो उनकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो ह्यूमन बीइंग्स अदर एनिमल्स यूज कर पाते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड टू नाइट, और रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में वो कब होता है, वो डे और नाइट दोनों समय ही होता है। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे ही होते हैं जिनमें डे में भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, डू ऑल ऑर्गेनिम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब क्या और सारे के सारे ऑर्गेनिम्स क्या स्टिमुली को वो करते हैं रिस्पॉन्ड, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतने टाइम में आपको क्या करना है, हमारे चैनल पेज को विजिट कर लेना है जहाँ पे आपको हमारी क्लास 6 से 12 की सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, वहां और आपको नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डू ऑल ऑर्गेनिम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोग